पॉलिटिक्स की दुनिया में जो लोग लंबे समय से हैं उन्हें ये पता है कि पॉलिटिक्स में कभी परमानेंट दुश्मन नहीं बनाए जाते। दुश्मनों को कभी खत्म नहीं किया जाता क्योंकि हो सकता है भविष्य में वो दोस्त बन जाए। दोस्त बन जाए। और फिर भी अगर दुश्मनों को खत्म करना पड़े तो डिसीजन लेने के बाद उन्हें खत्म ही कर देना होता है। नहीं तो अगर वो बच गए तो आप ये गारंटी मानिए कि वो आपको खत्म कर देंगे। वो कहते हैं ना कि इफ़ यू कम फॉर द किंग यू बेटर किल द किंग, अदरवाइज किंग विल किल यू। राजा को मारने की इच्छा रखते हो तो राजा को मार ही डालना, वरना राजा तुम्हें मार डालेगा। मैं ये सब बकवास क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि आज हम जिस कैरेक्टर के बारे में बात कर रहे हैं ना, उनके साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। आज हम बात करने जा रहे हैं एक्स लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हामिद की, जो एक समय पाकिस्तान में इमरान खान के बाद शायद दूसरे नंबर के सबसे ताकतवर व्यक्ति थे, या फिर कहा जाए इमरान खान या बाजवा के बाद तीसरे सबसे ताकतवर व्यक्ति थे। यही नहीं, उन्हें एक समय पाकिस्तान का भविष्य माना जा रहा था। उनकी और इमरान खान की जोड़ी के बारे में कहा जाता था कि ये जोड़ी अगले 20 साल तक पाकिस्तान में राज करने वाली है। पर जैसा कि मैंने कहा, उन्होंने कुछ परमानेंट दुश्मन बना लिए और आज वो कहाँ हैं? जेल के अंदर। अभी अभी उन्हें 14 साल की सज़ा हुई है और उन पे जो सबसे बड़ा केस है उसका डिसीजन तो अभी आया ही नहीं है, या फिर कहा जाए उसकी तो सुनवाई अभी शुरू हुई ही नहीं है। देखिए, पाकिस्तान आर्मी जो है अपने लोगों के सारे पाप माफ़ करवाती है और ये नहीं चाहती कि जनता को ये लगे कि उनके किसी भी ऑफिसर को सज़ा दी जा सकती है। फिर भी फैज़ हमीद को 14 साल की सज़ा हुई, वो भी आर्मी कोर्ट में। ऐसा क्यों? क्योंकि फैज़ हमीद का गुनाह जनता के खिलाफ होता तो माफ़ कर दिया जाता। ये गुनाह आर्मी के खिलाफ था। कैसे, ये आप जानेंगे आगे वीडियो में। आगे बढ़ने से पहले सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन पर क्लिक करिए, क्योंकि मेरा वादा है कि जब भी आप वीडियो देखकर उठेंगे तो आपके पास पहले से ज़्यादा नॉलेज होगा। अगर ऐसा नहीं होता है ना, तो 4 गालियाँ दीजिएगा और निकल जाइएगा। ठीक है? अगर आप इस चैनल को लगातार देखते आए हैं तो आपको पाकिस्तान की राजनीति के बारे में काफ़ी कुछ पता है, और अगर नहीं पता है तो मेरी रिक्वेस्ट है कि बाकी सारे वीडियो भी आप देखिएगा, ताकि आप अप टू डेट हो सके कि पाकिस्तान में चल क्यों रहा है, चल क्या रहा है, चल क्यों रहा है, भविष्य में क्या हो सकता है, और एक्चुअली पाकिस्तान की पॉलिटिक्स कैसे काम करती है। क्योंकि आपको जो न्यूज़ चैनल बता रहे हैं ना, वो काइंड ऑफ आपको बेवकूफ़ बना रहे हैं। उनको लगता है कि आप बेवकूफ़ हैं, आप कॉम्प्लिकेटेड चीज़ समझ नहीं सकते। मुझे ऐसा नहीं लगता। खैर, आज के प्रवचन यहीं ख़त्म करते हैं और मेन मुद्दे पे आते हैं। अगर आपने पहले के वीडियो देखे हैं तो आपको ये बात तो पता ही है कि इमरान खान कैसे सत्ता में आए थे। आपको पता ही है कि इमरान खान आर्मी की गोद में सत्ता में आए थे। आसिम मुनीर वाले वीडियो में आपने देखा कि आखिर इमरान खान को सत्ता में लाने में आसिम मुनीर ने क्या बड़ा रोल प्ले किया। पर आपको ये भी पता था कि इमरान खान को सत्ता में लाने के पीछे जो प्लान था वो जनरल बाजवा का प्लान था, जो उस समय आर्मी चीफ थे। और इस प्लान में सबसे बड़ा रोल जिन्होंने प्ले किया था वो थे फैज़ हामिद। ठीक है। आसिम मुनीर के बारे में ये बात सच है कि उन्होंने भी रोल प्ले किया था आईएसआई में, बट सबसे बड़ा रोल अगर किसी ने आर्मी की तरफ से इमरान खान को सत्ता में लाने की जिम्मेदारी ली थी तो वो थे फैज़ हामिद, लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हामिद, जो उस समय आईएसआई के चीफ भी थे, है ना। पाकिस्तान में आर्मी चीफ के बाद दूसरी सबसे पावरफुल पोस्ट होती है डायरेक्टर जनरल ऑफ इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस की। तो फैज़ अहमद ने ये जिम्मेदारी ली थी कि वो अपनी देख रेख में शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ की पार्टी को बर्बाद करके इमरान खान को सत्ता में लेके आएंगे, और उन्होंने ये वादा पूरा भी किया। इसके लिए उन्होंने सबसे पहले साजिश रच के नवाज शरीफ को इस्तीफ़ा देने में मजबूर किया। उसके बाद जब उन्हें लगा कि इस्तीफ़ा देने के बावजूद भी नवाज शरीफ की पार्टी मुस्लिम लीग नवाज इतनी ताकतवर है कि फिर से सत्ता में आ सकती है, भले ही पूरे बहुमत के साथ नहीं, तो उन्होंने इलेक्शन को रिग किया। जब उन्होंने इलेक्शन को रिग किया तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान की पार्टी सबसे बड़ी पार्टी के तौर पे उभरी।
पर उनकी प्रॉब्लम यहीं ख़त्म नहीं हुई, क्योंकि सबसे बड़ी पार्टी होने के बावजूद भी इमरान खान की पार्टी के पास इतने एमएनए या फिर कहा जाए मेंबर ऑफ नेशनल असेंबली नहीं थे कि वो अपनी सरकार बना सकते थे। तो बाकी एमएनएस का जुगाड़ भी फैज़ हामिद ने ही किया। जिन एमएनएस को पैसे देके ख़रीदा जा सकता था उन्हें पैसे दिए गए, जिन्हें जूते मार के ठीक किया जा सकता था उन्हें जूता मारा गया। और इन सब में फैज़ हामिद ने जो बड़ा रोल प्ले किया, उसी की वजह से वो इमरान खान की आंख का तारा बन गए। इस बात पे तो कोई शक नहीं था कि फैज़ हामिद बहुत ही स्मार्ट ऑफिसर थे। वो एक नहीं, दो नहीं, बल्कि तीन अलग अलग रिलेशनशिप मेंटेन कर रहे थे। उनकी पहली रिलेशनशिप जनरल बाजवा और आर्मी के प्रति थी, जहां पे उन्हें आर्मी का एक लॉयल सैनिक और बाजवा का लॉयल उत्तराधिकारी नजर आना था, जो कि वो कर भी रहे थे। होना तो ये चाहिए था कि वो सिर्फ बाजवा के आदमी रहते और ये तय करते कि गवर्नमेंट के डिसीजन में आर्मी की सुप्रेमेसी बनी रहे, पर वो धीरे 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 इमरान खान के करीब आते गए और एक समय इतने करीब आ गए कि आर्मी के ही दूसरे ऑफिसर्स को उनसे प्रॉब्लम होने लगी। दूसरी जो रिलेशनशिप थी, वो रिलेशनशिप थी इमरान खान के साथ। इमरान खान उनका रोल इलेक्शन रिगिंग में और एमएनए खरीद के लाने में, एमएनए को डरा के लाने में देख ही चुके थे। इमरान खान ऑलरेडी उनसे काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस थे। इमरान खान को पता था कि जिसके हाथ में आईएसआई होती है उसी के हाथ में पाकिस्तान की सत्ता की चाबी होती है। इसीलिए इमरान खान फैज़ हमीद को लंबे समय तक डीजी आईएसआई बने रहना देखना चाहते थे। यही नहीं, जर्नलिस्ट को उठवाना या पुरानी दूसरी पार्टी के लोगों को उठवाना, धमकाना, दूसरे लोगों को जेल पहुंचाना, ये सारे काम इमरान खान फैज़ हामिद के थ्रू ही करवा रहे थे। ये सारे काम करवाने के बाद आज इमरान खान खुद कहाँ है, आपको सोचना पड़ेगा, क्योंकि उन्होंने परमानेंट दुश्मन बनाए। देखिए, राजनीति में परमानेंट दुश्मन नहीं बनाए जाते। ये बात शरीफ फैमिली भी समझती थी, ये बात आर्मी भी समझती थी, पर यह बात इमरान खान नहीं समझते थे। इमरान खान विंडिक्टिव थे। मैं आगे इस बारे में डिटेल में चर्चा करूंगा। फिलहाल हम इमरान खान और फैज़ हामिद के रिश्तों के बारे में बात कर रहे हैं। इमरान खान जो भी चाह रहे थे, जैसा भी चाह रहे थे, फैज़ हामिद उनके लिए वैसा करवा रहे थे। इसीलिए इमरान खान न सिर्फ उन्हें लंबे समय तक डीजी एएसआई देखना चाहते थे, बल्कि वो इसके बाद उन्हें आर्मी चीफ बनते हुए भी देखना चाहते थे। अब आपको समझना होगा कि आर्मी चीफ बनने के लिए पाकिस्तान में आपको कम से कम एक कोर जो है वो कमांड करनी होती है। तो बाजवा ने कहा कि क्यों ना फैज़ हामिद को किसी कोर कमांड के लिए भेज दिया जाए, पेशावर कमांड को, पेशावर जो कोर कमांड है उसको चीफ, उसका चीफ बना के उन्हें भेज दिया जाए, बदले में किसी और को आईएसआई चीफ बना दिया जाए। इमरान खान ये भी नहीं चाहते थे। इमरान खान चाहते थे कि कानून में बदलाव कर दिया जाए, आर्मी की रूल बुक में बदलाव कर दिया जाए, ताकि वो सीधे आईएसआई चीफ से आर्मी चीफ बन जाए। यहाँ पे बाजवा ने अपनी टांग अड़ा दी और मजबूरन इमरान खान को थोड़ा पीछे हटते हुए फैज़ अहमद को पेशावर कमांड, कोर कमांड को लीड करने भेजना पड़ा। अब वहाँ पे उन्होंने क्या किया, इसके बारे में आगे बात करेंगे। मैंने तीन रिश्तों के बारे में बात की थी, वो तीनों रिश्ते कैसे कैसे निभा रहे थे। पहला रिश्ता आर्मी और बाजवा के साथ, दूसरा रिश्ता इमरान खान के साथ, और तीसरा सबसे इंटरेस्टिंग रिश्ता बुशरा बीबी के साथ। देखिए, इमरान खान को सत्ता में लाने में आर्मी ने बड़ा रोल प्ले किया, साथ ही साथ बुशरा बीबी ने भी बड़ा रोल प्ले किया। बुशरा बीबी पर्दे के पीछे रहकर, लिटरली पर्दे के पीछे रहकर इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करने वाली महिलाओं में से एक थी। देखिए, इमरान खान की वो तीसरी बीवी हैं, पर जितना कहना इमरान खान उनका मानते हैं, इससे पहले वो किसी का नहीं मानते थे। इसका कारण ये है कि बुशरा बीवी बहुत ज़्यादा धार्मिक होने के साथ ही साथ ये दावा भी करती हैं कि उन्हें के पास चमत्कारिक शक्तियाँ हैं। अब इसके पीछे एक स्टोरी है जिसके बारे में बहुत थोड़े से सबूत मिलते हैं, ज़्यादा सबूत नहीं मिलते हैं। तो आप इसे गॉसिप भी मान सकते हैं या सच भी मान सकते हैं। वैसे तो सच आपको बिना किसी सबूत के नहीं मानना चाहिए, पर जो स्टोरी बताई गई है और जिसके बारे खिलाफ कोई सबूत नहीं दिए गए हैं, वो कुछ इस तरह से है। ऐसा कहा जाता है कि बुशरा बीवी और जनरल फैज़ हामिद पहले से एक दूसरे को जानते थे।
और बुशरा बीवी इमरान खान को कहती थी कि ये होने वाला है, और फिर वो फैज़ हामिद को बता देती थी कि मैंने ये कहा है इमरान को, और फैज़ हामिद ऐसे तरीके से या वैसे तरीके से उस चीज़ को करवा देते थे। ऐसा बार बार होता था। तो इमरान खान को बुशरा बीवी की ताकतों में विश्वास होने लगा, और वो बुशरा बीवी की बातें आग बंद करके मारने लगे। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है कि एक बेवकूफ़ से आदमी को पाकिस्तान के पंजाब प्रांत का गवर्नर बना दिया गया, और लंबे समय तक सिर्फ इसलिए गवर्नर बनाए रखा गया क्योंकि बुशरा बीवी का मानना था कि इमरान खान की तरक्की के लिए वो गवर्नर बने रहे, ये इम्पोर्टेंट है। समझ गए? तो भाई, तीन बॉल्स जो हैं वो हवा में जगल कर सकते थे फैज़ हामिद। खैर, हम फैज़ हामिद को बॉल जगलिंग करने देते हैं और आगे बढ़ते हैं। याद है मैंने आपको शुरुआत में कही थी कि पॉलिटिक्स में आप परमानेंट एनिमी नहीं चाहते हैं। परमानेंट एनिमी रखना एक प्रकार से ज़िंदगी भर अपने आप को उस एनिमी के खिलाफ बिजी रखने का सिंपल फार्मूला है। इसीलिए पॉलिटिक्स में परमानेंट एनिमी नहीं होते, पॉलिटिक्स में परमानेंट दोस्त भी नहीं होते। इसका सब एग्जांपल बताता हूँ मैं आपको। जियो पॉलिटिक्स में आप देखेंगे कि पुतिन जो है वो लगभग लगभग 4 सालों से यूक्रेन वॉर में रशिया को लगाए रखे हैं। वो अगर चाहते, बेवकूफ़ लोगों का मानना है कि रशिया स्लो है या फिर ऐसा है और हार जाएगा। आपको मैंने जिस दिन ये वॉर चालू हुई थी उसी दिन ये बताया था कि वॉर रशिया ही जीतेगा, भला ही वेस्ट का प्रोपेगेंडा आपको कुछ भी बताए। खैर, बात वो नहीं है। पॉइंट जो है वो ये है कि रशिया जो है और पुतिन जो हैं वो अपने आप को एक स्लाविक आदमी मानते हैं। यूक्रेन के लोग भी स्लाविक ही हैं। र- वो इतनी तेजी से यूक्रेन का दमन नहीं करना चाहते कि यूक्रेन के लोग उनको अपना परमानेंट एनिमी मानने लगे। इसीलिए वो धीरे 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 उसी हिस्से को काट रहे हैं जहाँ पे रशियन बोलने वाले लोग हैं। जहाँ यूक्रेनियन बोलने वाले लोग हैं, वो उस हिस्से को हाथ नहीं लगा रहे हैं। अगर वो उस हिस्से को हाथ लगाएंगे या फिर वहाँ पे किसी तरीके के अत्याचार होंगे, तो वो लोग रशियन कॉम को अपना परमानेंट एनिमी समझने लगेंगे। और अगर ऐसा कुछ होगा तो रशिया के बॉर्डर पे एक परमानेंट एनिमी स्टेट आके बैठ जाएगी, जैसे हमारे बॉर्डर पे है। इसीलिए र- क्योंकि पुतिन बहुत ही स्मार्ट पॉलिटिशियन है, वो नहीं चाहते कि उनके कोने में परमानेंट एनिमी हो। इसलिए वो स्लो एंड मेथोडिकल तरीके से धीरे धीरे यूक्रेन वॉर में आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, आप समझ गए कि परमानेंट एनिमी नहीं चाहना क्यों ज़रूरी है। और यहाँ पे गड़बड़ क्या हो गई? यहाँ पे गड़बड़ ये हो गई, गड़बड़ का नाम है इमरान खान। इमरान खान काफ़ी विंडिक्टिव थे। देखिए, पॉलिटिक्स में एक दूसरे के खिलाफ कार्रवाई करते समय भी कुछ रिश्तों का ख्याल रखा जाता है, ताकि अगर बॉल किस्मत से दूसरे के कोर्ट में पहुंच गई तो वो ये बात याद रखे कि जब आप पर प्रोसिक्यूशन हो रहा था तो सामने वाले ने रिश्तों का ख्याल रखा था। इमरान खान उनमें से एक नहीं थे। और इमरान खान के लिए ये सारे काम करने वालों में से कौन थे? फैज़ हामिद। देखिए, आर्मी ने भले ही नवाज शरीफ को सत्ता से हटाया था, पर वो इस बात को समझते थे कि नवाज शरीफ को पाकिस्तान की बहुत बड़ी संख्या में लोग अपना लीडर मानते हैं। इसीलिए वो फर्जी तरीके से नवाज शरीफ को जेल में नहीं डालना चाहते थे, पर इमरान खान ने उन्हें जेल में डाला फर्जी तरीके से। और बहुत सी चीज़ें इमरान खान ने की जो उन्हें नहीं करनी चाहिए थी। उन्होंने उनकी बेटी मरियम को भी जेल में डाला, और तो और जब मरियम कमरे में थी तो उनके घर के दरवाजे को तोड़ दिया गया उन्हें गिरफ्तार करने के लिए। पाकिस्तान हो या हिंदुस्तान हो, औरतों के खिलाफ की गई इस तरीके की चीज़ें माफ़ नहीं की जाती। इसके अलावा जब नवाज शरीफ की वाइफ अपने अंतिम दौर में थी, जब अपने बेड में वो मौत की तरफ जा रही थी, तब भी नवाज शरीफ को उनसे मिलने नहीं दिया गया। आर्मी इस बात को समझ रही थी कि नवाज शरीफ धीरे 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 परमानेंट एनिमी बन रहे हैं, और वो नहीं चाहते थे कि ऐसा हो। पर इमरान खान और फैज़ अहमद उनके रोके नहीं रुक रहे थे। खैर, इसी समय ऐसा कुछ हुआ कि बाजवा ने दबाव डाल के फैज़ हामिद को डीजीएसआई पद से हटवा के पेशावर कमांड पेशावर कोर में भेज दिया ताकि वो कोर कमांड कर सके। देखिए,
इन ये सब जब सारी बातें हो रही थी तो बाजवा आंख बंद करके नहीं बैठे थे। वो ये बात समझ रहे थे कि इमरान खान का प्लान आगे चल के उन्हें एक्सटेंशन दिए बिना फैज़ हामिद को आर्मी चीफ बनाना है। तो इस प्लान को तोड़ने के लिए उन्होंने जैसे तैसे इमरान खान के हाथ से सबसे पावरफुल चीज़ आईएसआई छीनी और फिर अपनी चाल चलना शुरू की। इसके तहत उन्होंने सबसे पहले फैज़ हामिद को पेशावर कोर में भेज दिया, जहाँ पे पेशावर कोर में जाने के बाद फैज़ हामिद वहाँ के एक्चुअल गवर्नर से भी ज़्यादा ताकतवर साबित हुए और उन्होंने अपने ही दम पे टीटीपी से एक डील कर ली। टीटीपी से उन्होंने डील की कि टीटीपी के जो लड़ाके हैं अगर वो अपने हथियार रखते हैं तो उन्हें पाकिस्तान में रहने दिया जाएगा, उन्हें परेशान नहीं किया जाएगा। एक तरफ तो बहुत सारे लोगों ने इसको अप्रिशिएट किया कि भाई इससे शांति आएगी, पर वहीं दूसरे तरफ आर्मी का एक बड़ा गुट इससे नाराज़ हो गया, क्योंकि इससे 4 साल पहले एक ऐसा समय आया था जब पाकिस्तान आर्मी और टीटीपी के बीच में बहुत घनघोर वॉर चल रही थी, जिसमें पाकिस्तान आर्मी ने अपनी बड़ी संख्या में अपने ऑफिसर्स और सैनिक खोए थे। तो पाकिस्तान आर्मी को ये पसंद नहीं आया कि उनकी इच्छा के बिना उन्हीं के एक कोर कमांडर ने टीटीपी से हाथ मिला लिया। वैसे ये कहना भी सही नहीं है कि उनकी पूरी तरह इच्छा नहीं रही होगी, बट ये बात तो तय है कि मिडिल और बॉटम लेवल के आर्मी ऑफिसर इससे खुश नहीं थे। इस समय तक जनरल फैज़ हामिद के शुगर डैडी बोले तो इमरान खान की सत्ता जा चुकी थी और इमरान खान की जगह शहबाज शरीफ आ चुके थे। इसीलिए उन्हें पेशावर जैसी पावरफुल जगह से हटाकर बहावलपुर भेज दिया गया। यही नहीं, यहीं से उल्टे दिन चालू हो गए फैज़ हामिद के। पहले दो चीज़ों में उनका नाम आया जिसके वजह से आर्मी और वो एक दूसरे के सामने हो गए, आमने सामने हो गए। पहला तो उनका नाम आया 9 मई को। 9 मई में जो पाकिस्तान में दंगे फसाद हुए आर्मी के खिलाफ, उसको ऑर्गेनाइज कराने में लोगों का मानना है कि बड़े पैमाने पर फैज़ हामिद ने हिस्सा लिया। इसके अलावा एक और चीज़ हुई जो उनके ताबूत में अंतिम कील साबित हुई। कुछ हुआ कुछ ऐसा कि पाकिस्तान में प्रधानमंत्री कार्यालय से दो ऑडियो लीक हुए। एक ऑडियो में शहबाज शरीफ मरियम नवाज शरीफ के बारे में बात कर रहे थे, वहीं दूसरे ऑडियो में मरियम और शहबाज शरीफ आपस में बात कर रहे थे। इन दोनों ऑडियो लीक होना बहुत बड़ी बात थी क्योंकि ये प्रधानमंत्री कार्यालय से लीक हुए थे। आपको ये समझना होगा कि प्रधानमंत्री कार्यालय में आईएसआई का आदमी हमेशा रहता है और ये माना जाता है कि प्रधानमंत्री और उनके सारे मंत्रियों की बात आईएसआई हमेशा सुन रही है। तो बात यह है कि आखिर जब आईएसआई ये बात सुन ही रही थी तो ये बात लीक होना बड़ी बात क्यों है? ये बात लीक होना बड़ी बात इसलिए है क्योंकि इस समय पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और बाजवा एक दूसरे के बहुत करीब थे और एक दूसरे से इनकी कोई दुश्मनी नहीं थी। यानी कि वही आदमी जो इनके खिलाफ था उसी ने ये लीक किया होगा। तो जब इसकी जांच की गई तो सबसे पहले पाया गया कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री कार्यालय में जो एक बड़े ऑफिसर तैनात हैं जो आईएसआई के हैं, उनकी बहुत गहरी दोस्ती हुआ करती थी फैज़ हामिद से। तो पहले उन्होंने ये ऑडियो रिकॉर्ड किया और फिर ये फैज़ हामिद तक पहुंचाया गया और फैज़ हामिद से ये मीडिया तक पहुंचाया गया। और उसके बाद ना आर्मी फैज़ हामिद का पक्ष लेना चाहती थी और शरीफ फैमिली तो इनके खिलाफ थी ही। तो उन्होंने कहा कि आप इस्तीफ़ा दे दीजिए और फैज़ हामिद से इस्तीफ़ा ले लिया गया। ठीक। इसके बाद भी माना जाता है कि फैज़ हामिद रिटायरमेंट के बाद भी एक्टिव थे, तो फिर आर्मी ने ही उन्हें गिरफ्तार कर लिया। ठीक है। आर्मी को इस बात का भी डर था कि कहीं वो अंदर से ही आर्मी का तख्ता पलट ना कर दें, इसलिए उनका जेल जाना ज़रूरी था आर्मी के अनुसार। तो जेल पहुंचा दिया गया और फिर उन्हें सैनिक अदालत में ही उनके खिलाफ मुकदमे चलाए गए जिसमें उन्हें 14 साल की जेल हुई। देखिए, इन सब से ना आपको दो चीज़ें सीखनी है। पहला, जो ऊपर जाता है उसका नीचे आना तय है। और दूसरा, परमानेंट एनिमी बनाने से
बचिए। ठीक, मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। ये था आर्गुमेंटेटिव इंडियन। ध्यान रखिए, नॉलेज इकलौती ऐसी चीज़ है जो आपसे कोई चुरा नहीं सकता। ठीक है।